हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और आज हम आप लोगों के समक्ष लाए हैं भारत की नदियाँ। एक ये नया टॉपिक है जियोग्राफी के क्षेत्र से। ये एक अच्छा टॉपिक है जिससे कि एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काफ़ी सारे इससे क्वेश्चन बनते हैं। हाँ, कोई भी एग्ज़ाम हो। तो आज हम पढ़ेंगे भारत की नदियाँ और पूरी तरीके से, चाहे वो दक्षिण भारत की नदियाँ हों या उत्तर भारत की नदियाँ हों, सारी नदियों के बारे में हम विस्तार से आज जानेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का हम नया टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज के नया टॉपिक से पहले हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं जो कि आप भी अच्छे तरीके से जान लीजिए। देखिए, एस्चुरी क्या होता है और डेल्टा क्या होता है, ये चीज़ पहले जान लीजिए, क्योंकि इसका बार बार जिक्र होगा तो बार बार बताने में थोड़ा वो होगा, तो इसको पहले से ही आप जान लीजिए। ठीक है, एस्चुरी को हम ज्वार नदमुख बोलते हैं और डेल्टा, ठीक है, और डेल्टा को हम बताएंगे क्या होता है। एस्चुरी पहले जान लेते हैं क्या होता है। सागर तट पर स्थित आधा बंद खारे पानी का वह क्षेत्र जहाँ नदियों का ताज़ा पानी समुद्र के खारे पानी से मिल जाता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, एस्चुरी कहते हैं। जैसे इसमें कौन कौन सी नदियाँ आती हैं, इसमें आती है हमारी नर्मदा, ताप्ती, मांडवी। ठीक है, और एस्चुरी मतलब ज्वार नदमुख का निर्माण करना होता है। ठीक है, ये सब नदियाँ जो आती हैं वो एस्चुरी का मतलब क्या होता है कि ज्वार नदमुख का निर्माण करती हुई ये नदियाँ निकलती हैं। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे डेल्टा। डेल्टा क्या होता है, नदी जहाँ महासागर से मिलती है। नदी जो होती है वो जहाँ महासागर से, जो हम पे समुद्र के किनारा जहाँ महासागर होता है वहाँ से जहाँ मिलती है, उस जगह नदी द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी के कारण नदी की धारा कई धाराओं में बट जाती है। ठीक है, उस त्रिभुजाकार क्षेत्र को डेल्टा कहा जाता है। डेल्टा प्रायः उपजाऊ मिट्टी का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसमें प्रमुख क्या नाम क्षेत्र कौन कौन से आते हैं, जैसे हमारी गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गया और महानदी हो गई, गोदावरी, कृष्णा, और ये सब डेल्टा का निर्माण करती है हमारी। ठीक है, ये हमारी डेल्टा हो गई। अब हम एस्चुरी और डेल्टा के बारे में जान चुके हैं। अब आगे हम जानते हैं कि आगे और नदियों के बारे में जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, हम लोग ये जानेंगे कि अपवाह तंत्र क्या होता है। ठीक है, अपवाह तंत्र क्या होता है। देखिए, अपवाह तंत्र क्या होता है। अपवाह तंत्र शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है जिसमें अलग अलग दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक मुख्य धारा का निर्माण करती है। ठीक है, क्या होता है कि जैसे छोटी छोटी कई सारी धाराएं आती हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, एक सेकंड रुकिए, मैं बताता हूँ, एक सेकंड। हाँ, जैसे ये देखिए, ये कई सारी छोटी छोटी धाराएं आ रही हैं। ठीक है, एक सेकंड, ये छोटा कहाँ से होगा, हाँ से। ये देखिए, ये छोटी छोटी कई सारी धाराएं आ रही हैं। ठीक है, ये जो धाराएं हैं ये लास्ट में आके ये मुख्य धारा का निर्माण कर रही है। ठीक है, ये यहाँ पे आके मिल रही हैं, ये मुख्य धारा का यहाँ पे निर्माण कर रही हैं। ठीक है, अभी होता क्या है मैं आपको बताता हूँ कि जब मुख्य धारा का निर्माण करती है तो नदी का निर्माण करती है। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग दिशाओं में जो छोटी छोटी धाराएँ आती हैं वो मुख्य नदी में सहायक नदियाँ होती हैं। जो छोटी छोटी धाराएं होती हैं वो क्या होती हैं, वो सहायक नदियाँ होती हैं और वो जाके मुख्य सहायक नदी से वो मिल जाती हैं। ये हमारा होता है अपवाह तंत्र। ठीक है, आगे हम देखते हैं भारत का अपवाह तंत्र। ठीक है, भारत का अपवाह तंत्र देखते हैं। भारत का अपवाह तंत्र कैसे होता है, जो ड्रेनेज सिस्टम होता है वो कैसे हो, इसको दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। एक हिमालयी अपवाह तंत्र और एक है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। ठीक है, एक हिमालय की तरफ से जो नदियाँ निकलती हैं और एक जो प्रायद्वीपीय वाली जो नदियाँ निकलती हैं। अब देखिए, हम हिमालय की नदियाँ जो होती हैं उसको हम तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक हमारी हो गई सिंधु नदी तंत्र, दूसरा हो गया हमारा गंगा नदी तंत्र और तीसरा हो गया हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, ये हमारी हिमालयी नदियाँ की नदी तंत्र हैं। और हम फिर दक्षिण भारत की नदियाँ जब पढ़ेंगे तो उसमें हमारा आ जाएगा ये क्या नाम है कि प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। ठीक है, इसमें हम क्या नाम है कि दक्षिण भारत की नदियों का पढ़ेंगे। हम आगे हम देखते हैं। अब हम सबसे पहला लेते हैं सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, सिंधु नदी तंत्र में हम देखते हैं क्या होता है। सिंधु नदी तीन देशों में होकर बहती हैं। वो हमारी कौन से देश हैं, चीन, भारत और पाकिस्तान। देखिए, चीन और भारत और पाकिस्तान, ये हम सिंधु नदी जो हैं वो तीन नदियों से होकर के निकलती हैं। ठीक है, इसको हम ऊपर कर देते हैं। हाँ, भारत और पाकिस्तान। देखिए, चीन हमारा ये है और भारत तो हमारा था ये है और पाकिस्तान ये है। सिंधु नदी हमारी तीन देशों से होकर के गुजरती है। चीन में तिब्बत स्थित मानसरोवर झील के निकट इसका उद्गम स्थान है। इसका उद्गम स्थान कहाँ पे है, मानसरोवर झील के निकट है। ठीक है, और उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई ये नदी भारत के लद्दाख दामचोक के पास से भारत में प्रवेश करती है।
आगे बहती हुई ये नदी गिलगित से होते हुए दर्दिस्तान के पास पाकिस्तान में प्रवेश करती है, ठीक है। और कराची के पूर्व से होते हुए अरब सागर में जाके ये मिल जाती है। कौन नदी? सिंधु नदी। अब इसकी लंबाई कितनी है? सिंधु नदी की लंबाई है वो 2880 किलोमीटर की लंबाई है इसकी, ठीक है, सिंधु नदी तंत्र की, सिंधु नदी की। अब आगे हम देखते हैं सिंधु नदी। सिंधु नदी भारत में लेह शहर सिंधु नदी की किस तरफ है? वो दाएं पर स्थित है। जो भारत में लेह शहर है वो सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है, ठीक है। सिंधु नदी के अरब सागर में मिलने से पहले ये 5 नदियों इसकी प्रमुख 5 जो सहायक नदियां हैं वो आके सिंधु नदी से मिलती हैं। वो 5 नदियां कौन कौन सी हैं? वो चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास और सतलज नदी। ये कौन नदियां हैं? ये सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, याद रखिएगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि चेनाब नदी। सबसे पहली नदी कौन सी है? चेनाब नदी। हम इसकी सहायक नदियां जो है उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। जो सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं उसके बारे में हम अच्छे से जानेंगे। तो हमारी है चेनाब नदी। ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका उद्गम हिमाचल के केटूलारा दर्रे से होता है, ठीक है। क्या नाम है कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? वो है चेनाब। ये हिमाचल प्रदेश के केटूलारा दर्रे से होता है, ठीक है। इसका उद्गम होता है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में इस नदी का निर्माण 2 नदी चंदा और भागा नदी से होता है, इसलिए वहाँ पे इसे चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश में चेनाब नदी को हम चंद्रभागा के नाम से भी जानते हैं। ये नदी पाकिस्तान में जाकर के सिंधु नदी से मिल जाती है। सिंधु नदी में मिलने से पहले इसे झेलम, रावी, सतलज, ब्यास नदियां आकर इसमें मिलती हैं। किसमें? चेनाब नदी में। चेनाब नदी में कौन कौन सी नदियां मिलती हैं? झेलम, रावी, सतलज और ब्यास नदियां आकर के इसमें मिलती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम आगे देखते हैं झेलम नदी, ठीक है। चेनाब नदी हमने पढ़ ली, सिंधु नदी की जो सहायक नदी है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेकंड नदी सहायक जो है वो झेलम है। झेलम नदी का उद्गम कश्मीर घाटी के बैरीनाग के निकट होता है, बैरीनाग के निकट से होता है। ये नदी 170 किलोमीटर भारत पाकिस्तान सीमा का निर्माण करती हुई पाकिस्तान के जंग के निकट चेनाब नदी में जाकर के मिल जाती है, ठीक है। आगे हम रावी नदी देखते हैं। ये नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलकर कश्मीर और पंजाब से होते हुए पाकिस्तान के जंग के निकट चेनाब में जाकर के ये रावी नदी क्या होती है? मिल जाती है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। अब आगे हम देखते हैं सतलज नदी। ये नदी तिब्बत के राक्षस ताल से निकलती है और सिंधु नदी के समांतर बहती हुई हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और आगे पंजाब होते हुए पाकिस्तान के बहावलपुर में चेनाब नदी में जाकर के ये मिल जाती है, ठीक है। चेनाब नदी में मिलने से पहले इससे ब्यास नदी आकर मिलती है। किससे? सतलज नदी से, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं ब्यास नदी। ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी में बहती हुई पंजाब के हरकी में सतलज नदी से जाकर के ये मिल जाती है। कौन? ब्यास नदी। आगे हम देखते हैं। अब इस नोट में हम देखते हैं कि हरके क्षेत्र जो हमने ब्यास और सतलज के संगम की बात की है, वहीं से देश की सबसे लंबी नहर कौन सी नहर? इंदिरा गांधी नहर जो है वो निकलती है, जो कि पंजाब और राजस्थान से होकर गुजरती है। और राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? 470 किलोमीटर, ठीक है। कितनी लंबाई है इसकी? 470 किलोमीटर। अब हम देखते हैं, ये जो देखते हैं एक क्षेत्र ये हमारा है, ये वाला, ये ब्यास और सतलज का जो क्या नाम है संगम है, वहीं से एक नहर निकलती है जिसको हम बोलते हैं इंदिरा नहर जो राजस्थान की और पंजाब में सिंचाई इसी से होती है, ठीक है, ज़्यादातर क्षेत्रों में। और क्या नाम है कि इंदिरा नहर जो होती है वो राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? वो 470 किलोमीटर इसकी लंबाई कहाँ पे है? राजस्थान में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि इसमें पाकिस्तान के बहावलपुर में जब सतलज नदी चेनाब में से मिलती है, तब ये चेनाब में मिलकर पंचनद नदी का निर्माण करती हैं, ठीक है। पंचनद नदी का निर्माण करती हैं। जब सतलज नदी चेनाब से मिलती हैं तब ये पंचनद नदी का निर्माण करती हैं। मतलब सिंधु नदी में हमने मिलने से पहले 45 किलोमीटर तक ये 5 नदियाँ आकर मतलब यहाँ पे क्या होता है कि 5 नदी जो हमारी है, कौन कौन सी? चेनाब, झेलम, रावी, ब्यास, सतलज और सतलज, ठीक है। ये जो नदियाँ होती हैं वो सिंधु नदी से मिलने से पहले ये एकदम मिल जाती हैं 5 नदियाँ, और ये एक नदी जाकर के बहती है, ठीक है।
इसके बाद क्या होता है कि ये जब ये बहती हैं इसके बाद जा कर के ये हमारी सिंधु नदी से जा कर के ये मिल जाती हैं। आगे हम इसको देखते हैं, सिंधु नदी जल समझौता। देखिए आगे देखते हैं कि कभी कभी आप लोगों के दिमाग में आता होगा कि अब ये सारी नदियाँ जो पांचों नदियाँ हैं, जब ये पांचों सहायक नदियाँ हैं, सिंधु नदी है, ये सब जब ये भारत से ही जा कर के गुजरती हैं, तो अगर हम इस नदियों को हम बंद कर दें यहाँ से तो पाकिस्तान में पानी जाएगा ही नहीं। तो हम इसको देखते हैं, इसके लिए हमारा सिंधु जल समझौता हुआ था। अब वो हम जानते हैं डिटेल में कि सिंधु जल समझौता है क्या एक्चुअली। पानी के वितरण के लिए 1960 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच एक संधि हुई थी। इस समझौते के में 3 जो पूर्वी नदियां हैं, ब्यास, रावी और सतलज, ये इसका नियंत्रण किस में होगा? भारत का होगा। इस नदियों में नियंत्रण किसका होगा? भारत में। कौन कौन सी नदी में? ब्यास, रावी और सतलज में भारत का नियंत्रण होगा। तथा 3 पश्चिमी नदियां कौन कौन सी? सिंधु, चिनाब और झेलम, इसमें नियंत्रण किसका होगा? पाकिस्तान का होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग जान लीजिए। आगे हम देखते हैं, हम गंगा नदी तंत्र। देखिए सिंधु नदी तंत्र हमारा कंप्लीट हो गया। आगे हम गंगा नदी तंत्र देखते हैं कि गंगा नदी तंत्र क्या है। ठीक है, देखिए गंगा नदी तंत्र जो होती है, गंगा नदी तंत्र भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। ठीक है, भारत में इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई जो है वो 2071 किलोमीटर बाकी बांग्लादेश में। देखिए क्या होता है कि भारत में जो गंगा नदी की लंबाई है, अगर हम पूरी गंगा नदी की लंबाई की बात करें तो वो है 2525 किलोमीटर। अगर हम ये बोल दें कि भारत में इसकी लंबाई कितनी है, तो वो है 2071 किलोमीटर। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं कि संतोपद हिमानी से निकली अलकनंदा और गौमुख से निकली भागीरथी नदी जब देवप्रयाग में मिलती है। कहाँ पे मिलती है? देवप्रयाग में। ये आप पॉइंट याद रखिए, कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में। ठीक है, जब ये आकर के देवप्रयाग में मिलती है, एक सेकंड इसको मुँह पर कर देते हैं, जब ये देवप्रयाग में आकर के मिलती है तब इसका संयुक्त रूप गंगा के नाम से जाना जाता है। देखिए ये क्या होता है कि जो गौमुख ये है हमारा, ठीक है, यहाँ से हमारी भागीरथी नदी निकली है और यहाँ से अलकनंदा नदी निकली है। तो ये दोनों नदियाँ कहाँ पे आके मिलती हैं? वो है हमारा देवप्रयाग में। जब देवप्रयाग में आकर मिल जाती हैं तब एक नदी का निर्माण होता है, उस नदी को हम जानते हैं गंगा के नाम से। ठीक है, तो हम इसको भागीरथी और अलकनंदा नदी जो है इसको हम डिटेल में जानेंगे। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी, इसकी भी सहायक नदियाँ हैं, आगे हम वो जानेंगे। ठीक है, देखिए गंगा नदी अलकनंदा की 2 प्रमुख सहायक नदी हैं। अलकनंदा की प्रमुख 2 सहायक नदी हैं। कौन कौन सी सहायक नदी है? पिंडार नदी और मंदाकिनी नदी। ठीक है, पिंडार नदी और मंदाकिनी नदी। देखिए जो पिंडार नदी है, वो पिंडार नदी हमारी कहाँ है? पिंडार नदी, एक सेकंड, पिंडार नदी हमारी ये है। ठीक है, पिंडार नदी हमारी ये है। तो पिंडार नदी अलकनंदा को कर्णप्रयाग में जाकर के मिलती है। पिंडार नदी जो है एक सहायक नदी है, वो अलकनंदा से कहाँ मिलती है? वो कर्णप्रयाग में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं मंदाकिनी नदी को। मंदाकिनी नदी अलकनंदा को जो मंदाकिनी ये नदी है, एक सेकंड, हाँ, ये मंदाकिनी नदी जो है वो कहाँ पे मिलती है? वो रुद्रप्रयाग में जाकर के किससे मिलती है? वो अलकनंदा नदी से जाकर के मिल जाती है। किससे? रुद्रप्रयाग में। ठीक है, नोट में हम देखेंगे कि प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर जो है, प्रसिद्ध जो केदारनाथ मंदिर है, जो कि आप सब जानते हैं, वो मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। किसके? मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। और बद्रीनाथ का मंदिर जो है वो अलकनंदा की नदी पर स्थित है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। आगे हम देखते हैं, अब देखते हैं उत्तराखंड से निकली गंगा उत्तर प्रदेश, बिहार से होती हुई पश्चिम बंगाल तक बहती है। पश्चिम बंगाल में फरक्का पर ये 2 धाराओं में बट जाती है। कौन कौन सी धाराएं हैं इसकी? हुगली और मुख्य धारा भागीरथी। ठीक है, देखिए जब ये क्या नाम है कि पश्चिम बंगाल में फरक्का के पर ये 2 भागों में बट जाती है। कौन नदी? गंगा नदी। कौन सी? एक हुगली में बट जाती है और एक ये हमारी भागीरथी में बट जाती है। ठीक है, भागीरथी नदी बांग्लादेश में मुख्य धारा के रूप में प्रवेश करती है। जो गंगा नदी का जो पार्ट है जो बांग्लादेश में प्रवेश करता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? भागीरथी के नाम से जानते हैं। ठीक है, प्रवेश करती है, जहाँ पे इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। और जो गंगा नदी है वो बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। आगे बहती हुई ये पद्मा ब्रह्मपुत्र, जिसे हम बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं, वो हम आगे क्या नाम, जब ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ाएंगे उसमें हम जानेंगे जमुना किस। एक चीज़ मैं बता दूँ, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जो है वो बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो वो जमुना के नाम से जाना जाता है। इतना आप जान लीजिए। ठीक है, जाना जाता है और इससे मिल जाती हैं। और संयुक्त रूप जिसे मेघना कहा जाता है, उसके बंगाल में खाड़ी में जाके मिल जाती हैं। कौन मिल जाती हैं? ये हमारी कौन सी नदी है? जमुना नदी। ठीक है, आगे हम देखते हैं,
इसके हम देखते हैं कि गंगा नदी तंत्र की जो गंगा नदी तंत्र की बहुत सी सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी सहायक नदियां हैं इसकी? यमुना, कोसी, सोन, गोमती, दामोदर, घाघरा जिसको हम सरयू भी बोलते हैं, गंडक और रामगंगा। ये किसकी सहायक नदियां हैं? ये गंगा की सहायक नदियां हैं। इसके बारे में हम जानेंगे। या पहले हम सबसे पहले लेते हैं यमुना नदी। ठीक है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो उत्तराखंड के बंदरपूर चोटी से स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से। कौन सी नदी? यमुना नदी। और गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। ये चीज़ आप जान लीजिए। ठीक है, ये नदी उत्तराखंड के हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से बहते हुए प्रयागराज, इलाहाबाद में गंगा नदी से आकर के मिल जाती है। यमुना नदी का प्राचीनतम नाम क्या है? कालिंदी। ये एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि यमुना नदी का प्राचीनतम नाम क्या है? कालिंदी। यमुना की बहुत सी नदियाँ सहायक नदियाँ हैं। वो कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं यमुना की? तो वो है चंबल, बेतवा और केन। चंबल, बेतवा और केन ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? वो हैं यमुना की। ठीक है, तो आगे हम जानते हैं इनके बारे में। अब हम सबसे पहले चंबल नदी के बारे में जानते हैं जो कि यमुना नदी की सहायक नदी है। ये नदी मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित महू क्षेत्र के जनापाव पर्वत से निकलती हैं। उत्तर मध्य भाग में बहते हुए ये नदी राजस्थान से होकर के उत्तर प्रदेश में इटावा में यमुना नदी से मिल जाती हैं। कौन सी नदी? चंबल नदी इटावा में यमुना नदी से मिल जाती है। इसकी लंबाई कितनी है? वो 965 किलोमीटर है। ठीक है, इसके बाद हम बेतवा नदी को जानेंगे। मध्य प्रदेश में भोपाल से निकली है। यह क्या नाम? बेतवा नदी कहाँ से निकली है? मध्य प्रदेश के भोपाल से निकली है, जो उत्तर पूर्वी दिशा में बहते हुए उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना नदी से मिल जाती है। कौन सी नदी? बेतवा नदी। कहाँ मिलती है? हमीरपुर में मिल जाती है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा कि प्रसिद्ध जो स्थान है कौन सा? सांची। इसमें सांची के जो बहुत सारे स्तूप बने हैं। ठीक है, सांची जो है वो बेतवा नदी के किनारे पर स्थित है। ये चीज़ याद रखिएगा। सांची में कई बौद्ध स्मारक हैं। सांची के कई बौद्ध स्तूप हैं जिसने अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे हम देखते हैं कि अब इसमें हम पढ़ेंगे कोसी नदी। ठीक है, कोसी नदी कौन सी है? कोसी नदी हमारी गंगा की एक सहायक नदी है। ठीक है, ये नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में प्रवेश करती है। कौन नदी? कोसी नदी हमारी कहाँ से निकलती है? कोसी नदी हमारी निकलती क्या नाम है? हिमालय से, और बिहार में प्रवेश करती है। ये नदी प्रायः अपने मार्ग के बदलने के कारण चर्चा में रहती है। ठीक है, ये नदी क्या होती है? बार बार मार्ग बदलती रहती है, इसलिए ये चर्चा में रहती है। और इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में अधिक मात्रा में तबाही देखने को मिलती है, जिसके कारण ये बिहार का शोक भी कहा जाता है। तो ये चीज़ याद रखिए, कोसी नदी को क्या कहते हैं? बिहार का शोक भी कहा जाता है। किसको? कोसी नदी को। ठीक है, ये नदी बिहार के कटिहार में गंगा नदी से मिल जाती है। कहाँ मिलती है? ये कटिहार में गंगा नदी से मिल जाती है। आगे इसको हम जानते हैं। अब हम देखते हैं आगे दामोदर नदी। ठीक है, दामोदर नदी क्या है? झारखंड में छोटा नागपुर से निकलती है। कौन सी नदी? दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर से। ठीक है, तो दामोदर नदी छोटा नागपुर से निकलती है और पश्चिम में बहते हुए ये हुगली नदी में जाकर के मिल जाती है। हुगली नदी में जाकर के ये मिल जाती है। इस कारण अचानक आने वाली बाढ़ के कारण इसे पश्चिम बंगाल का अभिशाप भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा कि प्रदूषण के कारण इस नदी में जैविक मरुस्थल जो होता है इस नदी को जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है। अब ये इससे 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं कि दामोदर नदी को, जो दामोदर नदी है, इसको हम जैविक मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और बिहार की जो क्या नाम है बिहार की शोक नदी कौन सी है? तो वो है कोसी नदी। अगर हम यहीं पे बात कर दें कि पश्चिम बंगाल की जो क्या नाम है पश्चिम बंगाल की शोक नदी कौन सी है, तो वो किसको कहते हैं? दामोदर नदी को हम पश्चिम बंगाल की शोक नदी कहते हैं। ठीक है, आगे हम जानते हैं। एक सेकंड, हाँ आगे जानते हैं। अब हम देखते हैं गोमती नदी। ठीक है, ये भी गंगा की सहायक नदी है। इस नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत स्थित गोमताल झील जो है उससे होता है, जिसे फुलहर झील भी कहते हैं। ये गंगा नदी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम जो है मैदान से होता है। ठीक है, देखिए पूरी क्या नाम है कि जो क्या गंगा नदी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है कौन सी? गोमती नदी, जो कि इसको क्या बोलते हैं, जिसका उद्गम कहाँ से होता है? वो मैदानी क्षेत्र से होता है। ठीक है, अब हम आगे में जानते हैं सोन नदी। मध्य प्रदेश के अमरकंटक स्थान से निकली हुई निकलती है और ये उत्तर प्रदेश की और बहती हुई ये पटना के निकट कहाँ मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। कौन सी? सोन नदी।
ठीक है। सोन नदी हमारी कहाँ है, देखिए हम यहाँ लेते हैं, सोन नदी हमारी यहाँ से निकलती है और ये पटना के किनारे ये गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है, ठीक है। अब हम आगे जानेंगे, सोन नदी और यमुना नदी के बीच जल विभाजन का काम कैमूर की पहाड़ियाँ करती हैं। देखिए बीच में ये कैमूर की पहाड़ियाँ हैं हमारी, ये हमारी बीच में कैमूर की पहाड़ियाँ हैं, और सोन नदी और यमुना नदी के बीच में जो जल विभाजन का काम करती हैं वो कौन सी पहाड़ियाँ करती हैं, कैमूर की पहाड़ियाँ करती हैं, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा गंगा की सहायक नदियाँ में घाघरा, जिसे हम सरयू के नाम से भी जानते हैं, और गंडक नदी गंगा के बाएं तट पर आकर के मिलती हैं, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। आगे देखिए, हम कभी कभी ये क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सी नदी गंगा के दाएं पर स्थित है, कौन सी नदी गंगा के बाएं पर स्थित है। इसको हम काफ़ी ज़्यादा हम कंफ्यूज रहते हैं, तो इसको हम अच्छी तरीके से जानते हैं। आज के बाद आप ये चीज़ें कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। गंगा में स्थित संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट, कौन सी नदी गंगा के दाएं तट पर और कौन सी नदी गंगा के बाएं तट पर आकर मिलती हैं, तो ये हम डिटेल में जानेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, एक चीज़ हम बता दें आपको, एक सेकंड। देखिए ये हमारी गंगा नदी है, इसको हम जानेंगे, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड। हाँ देखिए, ये हम जानेंगे कि हमारी ये गंगा नदी है, ये हमारी गंगा नदी है, ठीक है। इसमें ये हमारा बाएं साइड है और ये हमारा दाएं साइड है। इसमें बाएं साइड में कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं हमारी, वो हो गई गोमती, गंडक, घाघरा, कोसी। ये हमारी बाएं साइड में, गंगा के बाएं साइड में ये नदियाँ हैं। और गंगा के दाएं साइड में कौन कौन सी नदियाँ हैं, गंगा के दाएं साइड में नदियाँ कौन कौन सी हैं, यमुना, सोन और टोंस नदी, ठीक है। तो गंगा नदी को 2000 में ये हमारी क्या नाम है कि ये दाएं साइड में ये नदियाँ हैं, कौन कौन सी, यमुना, सोन और टोंस नदी, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। इसके बाद हम जानते हैं गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला। देखिए ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि कभी कभी पूछा जा सकता है कि गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब मिला, तो वो है 2008 में, ठीक है। कब मिला, तो वो है 2008 में, ठीक है। अब इसके बाद हम जानते हैं, दर्जा मिल गया, और गंगा के किनारे बसा शहर कानपुर। देखिए ये वही शहर है जहाँ पे हम इस समय रहते हैं, जहाँ से ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। कहाँ से, कानपुर से। गंगा के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है, वो है कानपुर, ठीक है। गंगा नदी के प्रवाह क्रम, गंगा नदी के प्रवाह क्रम कहाँ है, सबसे पहले उत्तराखंड में गंगा नदी आती है, फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश, इसके बाद बिहार और पश्चिम बंगाल में होते हुए हमारी ये हिंद महासागर में मिल जाती है, ठीक है। कहाँ पे मिल जाती है, हिंद महासागर कह रहा हूँ, बंगाल की खाड़ी में आकर के मिल जाती है, सॉरी, ठीक है। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में आकर के ये कहाँ मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। आगे देखते हैं। अब इसके बाद जानेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी, ये नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर के गुजरती है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। ये नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। ध्यान रखिएगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर के पास से निकलती है, ये चीज़ याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदियाँ जो होती हैं वो तिब्बत के मानसरोवर के पास से निकलती हैं, ठीक है। तिब्बत से निकलने वाली नदी को तिब्बत में यरलुंग जंगबो, ठीक है, के नाम से जानते हैं, और इसे तिब्बत में किस नाम से जानते हैं, सांगपो नदी के नाम से भी जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या नाम है, जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है इसको हम तिब्बत में किस नाम से जानते हैं, तो वो है सांगपो नदी। सांगपो नदी के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं। जब ये नदियाँ भारत में आकर असम घाटी में प्रवेश करती हैं, जहाँ इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, इस नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानते हैं, ठीक है। देखिए जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको अरुणाचल प्रदेश में किसके नाम से जानते हैं, इसको हम दिहांग के नाम से जानते हैं। देखिए होता क्या है कि जब ये तिब्बत के क्या नाम है कि ये मानसरोवर जो झील है, ठीक है, यहाँ से जब निकलती है ये नदी, तो यहाँ से ये होते हुई हमारी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते ही इसका नाम क्या होता है, अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम होता है दिहांग, ठीक है। दिहांग होता है इसका नाम, ये चीज़ याद रखिएगा। आगे हम देखते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं, असम घाटी में बहती हुई ये नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है। असम घाटी में बहती हुई ये नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहाँ इसे जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वही हमने बताया था देखिए पहले कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो उसको बंगाल में हम किस नाम से जानते हैं, उसको हम जानते हैं जमुना के नाम से, ठीक है। बांग्लादेश में
गंगा किस नाम से जानी जाती है? वो है पद्मा के नाम से जानी जाती है। और गंगा ब्रह्मपुत्र संयुक्त रूप से मेघना के नाम से जाना जाता है। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण करता है। ठीक है, देखिए गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिल करके विश्व का सबसे बड़ा एक जो डेल्टा होता है, वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन का डेल्टा इसका निर्माण करता है। कहाँ पे इसका निर्माण होता है? बंगाल की खाड़ी में क्या नाम है, इसका निर्माण होता है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में जब ये नदियाँ आके मिलती हैं तब इसका निर्माण होता है सुंदरवन का डेल्टा, कृष्ण नदी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मिलने से। ठीक है, आगे देखते हैं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो हम ये जान लेते हैं, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं तिस्ता, सुबनसिरी, कामेंग, मानस, दिबांग, लोहित, बराक और कपिली। ठीक है, ये हमारी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, तिस्ता, सुबनसिरी, कामेंग, मानस, दिबांग ये हमारी दाएं तट पर स्थित है। और लोहित, बराक, दिबांग ये हमारी ब्रह्मपुत्र नदी के बाएं तट पर स्थित है। ठीक है, तो इसको हम और अच्छे से जानते हैं आगे। देखिए कुछ महत्वपूर्ण इसके पॉइंट हैं, इसको हम जानना बहुत ज़रूरी है कि किसके पॉइंट? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के। ठीक है, तिस्ता नदी का उद्गम स्थान जो होता है वो सिक्किम से होता है। तिस्ता नदी का उद्गम स्थान सिक्किम नदी से होता है। पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है, वहाँ पे ब्रह्मपुत्र से जा कर के ये मिल जाती है। कौन सी नदी? तिस्ता नदी। ठीक है, इसके बाद हम लोहित नदी की बात करते हैं। लोहित नदी को हम खूनी नदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके बाद बराक नदी की बात करते हैं। बराक नदी मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है, मणिपुर में मिजोरम, असम होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और मेघना नदी में जाकर के ये मिल जाती है। कौन सी नदी? बराक नदी। इसके बाद देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी गंगा नदी के साथ मिलकर विश्व के सबसे बड़े नदी डेल्टा, इसको सुंदरवन का डेल्टा इसका निर्माण करती है। कौन सी? इसके बाद हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप असम में स्थित है। देखिए अगर ये पूछा जाए कि माजुली नदी द्वीप क्या है, तो माजुली नदी द्वीप मैं बता देता हूँ कि ये जो ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है, ये असम में एक नदी द्वीप है। ठीक है, जो कि संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। कौन सा है वो? माजुली नदी द्वीप। किस नदी में? ब्रह्मपुत्र नदी में। कहाँ पर? असम पर। ठीक है, आगे हम जानते हैं इसको। इसके बाद देखिए हमारी जो उत्तर भारत की जो नदियाँ हैं, हमारी 3 अपवाह तंत्र हैं, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये तीनों नदी तंत्र हमारा खत्म हो गया है। इसके बाद हमारा आ गया है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। ये हमारी इसमें हम प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में हम जानेंगे दक्षिण भारत की नदियाँ। ठीक है, इसमें हम दक्षिण भारत की नदियों को हम डिटेल में जानेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हिमालयी नदी तंत्र की तुलना प्रायद्वीपीय नदी तंत्र बहुत पुराना है। देखिए हम लोग क्या नाम है कि ये बहुत ही कम जानते होंगे कि जो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है वो बहुत ही पुराना है, मुकाबले किसके मुकाबले? जो हमारी उत्तर भारत की जो नदी हैं उसके मुकाबले प्रायद्वीपीय नदियाँ बहुत पुरानी हैं। ठीक है, दक्षिण भारत की नदियाँ प्रायः वृक्षानुमा अपवाह तंत्र बनाती हैं। ठीक है, या अपवाह तंत्र रखती हैं। देखिए कि दक्षिण भारत की नदियाँ हैं वो प्रायः वृक्षनुमा अपवाह तंत्र क्या नाम है कि इस तरीके से दिखती हैं। ठीक है, प्रायद्वीपीय नदी को अपवाह तंत्र में नर्मदा, ताप्ती, माही, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी आती हैं। इसको हम अच्छे से जानेंगे। ठीक है, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं, इसको हम जानते हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? वो हैं नर्मदा, ताप्ती और माही, ये हमारी अरब सागर में गिरती हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी, ये हमारी कहाँ गिरती हैं? वो बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, आगे हम जानते हैं। देखिए आगे हम जानते हैं, सबसे पहले नर्मदा नदी को लेते हैं। नर्मदा नदी के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र कह रहा हूँ, मध्य प्रदेश में अमरकंटक में स्थित अमरकंटक से इसकी उत्पत्ति होती है। तो सबसे पहले इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? अमरकंटक से। ठीक है, किसकी? नर्मदा नदी की, जो पश्चिम की ओर बहती हुई 1312 किलोमीटर की दूरी तय कर खंबात की खाड़ी में अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। इसका नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो वो है अमरकंटक, और मिलती कहाँ है? खंबात की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। कहाँ पे? अरब सागर में। ठीक है, और नर्मदा नदी को हम पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी भी जानते हैं। अगर ये पूछा जाए कि दक्षिण भारत की पश्चिम की ओर सबसे बहने वाली लंबी नदी कौन सी है, तो वो है नर्मदा नदी। ठीक है,
इसके बाद हम जानते हैं नर्मदा नदी उत्तर में विंध्याचल पर्वत में, दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के बीच में भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली से होते हुए बहती है। देखिए, इसको हम भ्रंश घाटी नदी के नाम से भी जानते हैं। किसको? नर्मदा नदी को हम भ्रंश घाटी नदी के नाम से भी जानते हैं। इसका सीन क्या होता है कि देखिए, विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत इसके बीच से होती हुई निकलती हैं। ये भ्रंश घाटियों के बीच से निकलती है, इसीलिए इसको हम भ्रंश घाटी का ये निर्माण भी करती हैं। ठीक है, ये नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। कौन सी? देखिए, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है और ये दक्षिण भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। याद रखिएगा, पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और मध्य प्रदेश की भी सबसे लंबी नदी है। मध्य प्रदेश में इस नदी को जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? ओरसंग, तवा और सेर इसकी नदियाँ हैं सहायक नदियाँ। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि अमरकंटक से दो नदियाँ निकलती हैं, नर्मदा और सोन नदी। देखिए, सोन नदी जो है वो हमारी गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, और जो नर्मदा नदी है वो हमारी किसकी सहायक नदी है? वो हमारी है क्या नाम है कि नर्मदा नदी, सोन नदी हमारी क्या नाम है कि गंगा की सहायक नदी है, और नर्मदा हमारी अलग एक नदी है। ठीक है, और ये भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। ठीक है, आगे हम जानते हैं इसको। इसके बाद हम लेते हैं ताप्ती नदी, जो कि नर्मदा नदी के जस्ट नीचे है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकट सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी नदी? ताप्ती नदी सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है। ये नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से प्रवाहित होते हुए ये अरब सागर में जाकर के ये मिल जाती है। इसकी लंबाई कितनी है? 724 किलोमीटर। देखिए, हम नर्मदा नदी की लंबाई क्या नाम है कितनी है? वो है 1312 किलोमीटर। इसके बाद हम ताप्ती नदी की लंबाई कितनी है? वो है 724 किलोमीटर। ठीक है, और दक्षिण भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो है ताप्ती नदी। पहली कौन सी है? वो है नर्मदा नदी, दक्षिण भारत की ओर बहने वाली। ठीक है, कौन सी? किस तरफ? किस दिशा में? पश्चिम की दिशा में बहने वाली। ठीक है, आगे हम जानते हैं माही नदी के बारे में। हम जानते हैं माही नदी, इसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के थार जिले के समीप विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता हुआ मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से बहते हुए ये नदी खंबाल की खाड़ी में आकर के गिर जाती है। कौन सी नदी? माही नदी। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 583 किलोमीटर। ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा कि माही नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए आ गया। देखिए, एक सेकंड। देखिए, इसको हम जानते हैं कि माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। देखिए, भारत में हमारी कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, वो कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? वो 8 राज्यों से निकल के गुजरती है। इसकी मैं आपको लास्ट में एक ट्रिक जरूर बताऊंगा। ठीक है, कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है, इतना आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे हम इसके बारे में देखते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं गोदावरी नदी के बारे में जानते हैं। ये प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी है। कौन सी? गोदावरी नदी। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है गोदावरी नदी। इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर से पठार से निकलती हुई है, त्र्यंबकेश्वर से निकलती हुई और दक्षिण पूरब की ओर बहते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? पेनगंगा, प्रणविता और इंद्रावती इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, इसके बारे में हम जानते हैं कृष्णा नदी के बारे में जानते हैं। कृष्णा नदी प्रायद्वीपी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली कौन सी है? गोदावरी, और दूसरी कौन सी है? वो हमारी है कृष्णा। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है कृष्णा नदी की? 1400 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थान महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पास से होता है और कृष्णा नदी महाराष्ट्र से होते हुए कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बहते हुए ये कहाँ में गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में आकर के ये गिर जाती है। ठीक है, कृष्णा नदी की मुख्य सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? वो है तुंगभद्रा, कोयना और भीमा। ये हमारी कृष्णा नदी की मुख्य सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, कृष्णा नदी जल विवाद क्या है? कृष्णा नदी के जल बंटवारे के संबंधित है, जो कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में 1957 से चल रहा है। ठीक है, इसके बारे में और हम आगे जानते हैं। इसके बाद हम जानते हैं अगली नदी हमारी आ गई महानदी। महानदी की लंबाई कितनी है? 851 किलोमीटर। ठीक है, महानदी की लंबाई कितनी है? 851 किलोमीटर। महानदी कहाँ है हमारी? तो महानदी हमारी ये है। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। महानदी छत्तीसगढ़ उड़ीसा की प्रमुख नदी है। इसका उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर के
देखिए रायपुर के निकट सिहावा पहाड़ी से होता हुआ ये निकलता है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक गांव है जिसको हम बोलते हैं फरसिया गांव, ठीक है। वहाँ से एक पहाड़ी है, वहाँ पे सिहावा पहाड़ी से होता हुआ ये निकलती है और ये नदी आगे पूर्व की ओर बहते हुए ये उड़ीसा में प्रवेश करती है। कहाँ पे प्रवेश करती है? उड़ीसा में ये प्रवेश करती है और डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है, बंगाल में। और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। कौन सी नदी? महानदी, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है महानदी की, वो है तेल नदी और जोग नदी। इसको आप तेल नदी को याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में कि तेल नदी किसकी सहायक नदी है, तो वो है महानदी की, ठीक है। आगे देखते हैं कावेरी नदी। इसकी लंबाई कितनी है? कावेरी नदी की लंबाई है 800 किलोमीटर। कर्नाटक के कुर्ग से निकल कर ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है और कर्नाटक तमिलनाडु से बहते हुए तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में इसको आकर के ये गिर जाती है। ध्यान रखिएगा इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। किसको? कावेरी नदी को, ठीक है। आगे हम जानते हैं अन्य प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं। पूरे भारत की जो अन्य नदियां हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहली नदी है स्वर्णरेखा नदी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट नदी है, ठीक है। झारखंड में बहने वाली एक पहाड़ी नदी है। कौन? स्वर्णरेखा नदी। ये नदी रांची के निकट छोटा नागपुर से पठार से निकलती है। झारखंड से निकलकर ये पश्चिम बंगाल उड़ीसा से होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के ये गिर जाती है। इसमें प्रसिद्ध शहर जो है वो जमशेदपुर टाटानगर जिसको बोलते हैं, इसी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। इसके बाद हम लूनी नदी के बारे में जानते हैं। देखिए ये लूनी नदी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है अलग अलग एग्ज़ाम में, ठीक है। लूनी नदी एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो कि क्या नाम है कि कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। इसका कोई एक अंत कहीं निश्चित नहीं है, ठीक है। इसके बारे में जानते हैं लूनी नदी के बारे में। इसका उद्गम इसका उद्गम अजमेर से निकलकर अरावली पहाड़ियों के निकट नाग पहाड़ से होता हुआ राजस्थान से होता हुए गुजरात के कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। देखिए ये नदी क्या होती है, कच्छ का जो रण है वहाँ आकर के ये विलुप्त हो जाती है, ठीक है। इस नदी को हम साल्ट रिवर के नाम से भी जाना जाता है। किसको? लूनी नदी को, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं काली नदी। काली नदी कहाँ है? इस नदी को शारदा और काली गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये नदी हिमालय में स्थित काला पानी नामक स्थान से निकलती है और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से होते हुए ये नदी घाघरा नदी के साथ आकर के मिल जाती है, ठीक है। ध्यान रखिए कि काली नदी पूर्व की ओर नेपाल और भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को बनाती है। नेपाल और भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को कौन नदी बनाती है? तो वो है काली नदी, ठीक है। इसके बाद हम जानते हैं पेन्नार नदी। पेन्नार नदी क्या है? ये दक्षिण भारत की नदी है। पेन्नार नदी भारत की एक प्रमुख नदी है। ये नदी कर्नाटक के नंददुर्ग पहाड़ी से निकल करके पूरब की ओर 970 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में आकर के गिर जाती है, ठीक है। तो इसके बारे में हम सारी नदियों के बारे में हम डिटेल में जान चुके हैं और उम्मीद करता हूँगा कि क्या नाम है कि जितनी भी दक्षिण भारत की नदियाँ हो या उत्तर भारत की नदियाँ हो, सारी नदियों के बारे में हमने डिटेल से पॉइंट वाइज पढ़ा इसको अच्छे से। और इसकी जो PDF होगी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूँगा, आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए और इसकी PDF अच्छे तरीके से समझ लीजिए, जान लीजिए, आपको अच्छी तरीके से ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज के जो नदियाँ हैं वो हमने आज की नदियाँ जो हैं वो समाप्त की हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आई होगी, ये वीडियो आपको समझ में भी आया होगा और आप भी पढ़िए, अपने दोस्तों को पढ़ाइए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में ज़रूर आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं और याद रखिए कि आप लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी करिएगा, ठीक है। तो आप लोगों की इस समय सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो चलते हैं फिर आगे हम कल अगला टॉपिक कुछ लाते हैं। देखिए आप लोग जानते हैं, देखिए कि हम डेली हम GK के रिलेटेड, चाहे वो इतिहास हो, चाहे वो भूगोल हो, कोई भी पोर्शन हो, इससे रिलेटेड GK से रिलेटेड कोई ना कोई टॉपिक हम डेली लाते रहेंगे। कभी इतिहास का लाएंगे, कभी भूगोल का लाएंगे, ठीक है। तो आप लोग मेरे चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा और आप लोगों को कोई ना कोई टॉपिक अच्छे से जानने को डिटेल में जानकारी मिलती रहेगी आपको। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही और आगे हम कल नए वीडियो के साथ में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।